14 अप्रैल 2026 को बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सुबह 11 बजे अपनी आखिरी कैबिनेट बैठक की और मंत्रिपरिषद को भंग करने की जानकारी दी। दोपहर 3:15 उन्होंने राजभवन जाकर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके तुरंत बाद भाजपा मुख्यालय में दोपहर 3 बजे हुई विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में सम्राट चौधरी को नेता चुन लिया गया और उन्हें एनडीए का सर्वसम्मत उम्मीदवार घोषित किया गया। ये पहली बार है जब बिहार में भाजपा का अपना कोई मुख्यमंत्री बना है। 16 नवंबर 1968 को मुंगेर जिले के तारापुर ब्लॉक के लखनपुर गांव में जन्मे सम्राट चौधरी का असली या दूसरा नाम राकेश कुमार है। वे एक मजबूत राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी 7 बार विधायक और सांसद रहे हैं और वे लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते थे। उनकी मां पार्वती देवी भी तारापुर से विधायक रही है। परिवार ने जोखिम प्रबंधन रणनीति के तहत उनके छोटे भाई रोहित चौधरी को अक्टूबर 2021 में जेडीयू में शामिल करवा दिया था। सम्राट की पत्नी ममता कुमारी पेशे से वकील हैं और उनके 2 बच्चे हैं, बेटा प्रणय प्रियम और बेटी चारुप्रिया। जातीय गणित के लिहाज से वे कुशवाहा कोयरी समुदाय से हैं, जो बिहार में यादवों के बाद दूसरा सबसे बड़ा ओबीसी वोट बैंक है। सम्राट ने राजनीति की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी से की थी। 1999 में राबड़ी देवी सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया था, लेकिन कम उम्र 25 साल से कम होने के कारण भाजपा नेता सुशील मोदी की आपत्ति के बाद उन्हें हटा दिया गया था। वे 2000 और 2010 में परबत्ता से राजद के टिकट पर विधायक चुने गए। 2014 में उन्होंने राजद के 13 विधायकों को तोड़कर जेडीयू का समर्थन किया और जीतन राम मांझी सरकार में शहरी विकास मंत्री बने। 2018 में वे भाजपा में आए, 2020 में एमएलसी बने और 2021 में नीतीश सरकार में पंचायती राज मंत्री बने। 2023 में वे बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने और 28 जनवरी 2024 को उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जब नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ दिया था, तब सम्राट चौधरी ने सिर पर भगवा पगड़ी बांधकर यह सार्वजनिक संकल्प लिया था कि जब तक वे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा देंगे, तब तक पगड़ी नहीं उतारेंगे। हालांकि जनवरी 2024 में जब नीतीश कुमार वापस एनडीए में आ गए और सम्राट को उनके नीचे उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा, तो उन्होंने इस विवाद से बचने के लिए कहा कि वे ये पगड़ी अयोध्या जाकर भगवान राम को समर्पित करेंगे। उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने वित्त, स्वास्थ्य, उद्योग, खेल और गृह जैसे अहम मंत्रालय संभाले। उन्होंने ग्रामीण बिहार में मनमाने ब्याज वसूलने वाले गुंडा बैंकों पर सख्त विधायी कार्रवाई की। पुलिस कल्याण के तहत उन्होंने 40 पुलिस लाइनों में बच्चों के लिए आवासीय स्कूल खोलने, पुलिस वालों के लिए कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस और जीविका रसोई की शुरुआत की। इसके अलावा परिवहन क्षेत्र और पटना मेट्रो के आधुनिकीकरण के लिए 200 करोड़ रुपये भी आवंटित किए। चुनावी हलफनामों के मुताबिक 2014 में राजद उम्मीदवार के रूप में उनकी कुल संपत्ति 69.39 लाख रुपये थी और उन पर 14.86 लाख रुपये की देनदारी थी। 2020 के एमएलसी चुनाव तक उनकी संपत्ति 8.85 करोड़ रुपये हो गई और उन पर 68 लाख रुपये का एसबीआई होम लोन था। 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी घोषित संपत्ति 11.34 करोड़ रुपये से अधिक हो गई और देनदारी शून्य हो गई। इस तरह 2014 से 2025 के बीच उनकी संपत्ति में करीब 1500% का उछाल आया। 2025 में उनकी घोषित वार्षिक आय 34 लाख रुपये थी। 2025 के चुनाव में उन्होंने 28 लाख रुपये से अधिक खर्च किए, जिसमें से 25 लाख रुपये उन्हें सीधे भाजपा के पार्टी फंड से मिले थे। 2020 के चुनावी हलफनामे में सम्राट चौधरी ने दावा किया था कि उनके पास अमेरिका की कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से डीलिट की मानद उपाधि और मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी से पीएफसी की डिग्री है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी एक फर्जी संस्थान है और भारत के यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। साथ ही पीएफसी कोर्स केवल तमिल भाषियों के लिए था, जिसे सम्राट का करना संभव नहीं है। किशोर ने यह भी दावा किया कि बिहार बोर्ड के अनुसार सम्राट मैट्रिक 10वीं की परीक्षा में फेल हो गए थे। 2025 के हलफनामे में उन्होंने संस्थान का नाम हटाकर केवल डॉक्टरेट लिखा है। प्रशांत किशोर और उदय सिंह ने आरोप लगाया है कि 28 मार्च 1995 को मुंगेर के तारापुर में हुए लोना परसा नरसंहार फ 44/1995 में सम्राट चौधरी और उनके पिता मुख्य आरोपी थे, जिसमें 6 कुशवाहा और 1 कांग्रेस उम्मीदवार की हत्या हुई थी।
आरोप है कि हत्या की सजा से बचने के लिए सम्राट ने अदालत में एक फर्जी मैट्रिक कार्ड पेश कर अपनी जन्मतिथि 1 मई 1981 बताई और खुद को 14 साल का नाबालिग साबित कर जुवेनाइल जस्टिस के तहत रिहाई पा ली। जबकि 2020 और 2025 के चुनाव आयोग के हलफनामे बताते हैं कि उनका जन्म 1968 में हुआ था, जिसका मतलब है कि नरसंहार के वक्त उनकी उम्र 26 साल थी। 1999 में पटना में हुए कुख्यात शिल्पी जैन और गौतम सिंह डबल मर्डर, जिसमें सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी, मामले को सीबीआई ने 2003 में दबाव में आकर डबल सुसाइड बताकर बंद कर दिया था। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि सीबीआई जांच और डीएनए सैंपल रिपोर्ट में जिस रहस्यमयी राकेश कुमार का नाम बतौर मुख्य संदिग्ध और बलात्कारी दर्ज था, वो असल में सम्राट चौधरी ही हैं, क्योंकि उनका आधिकारिक उपनाम राकेश कुमार है। हालांकि सम्राट चौधरी ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि अगर उनके खिलाफ हत्या का एक भी आरोप साबित हुआ तो वे 24 घंटे के अंदर राजनीति छोड़ देंगे।